हेलो मैन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई सभी? एक बार फटाफट से बताएंगे और शुरू करते हैं आपके आज के इस सेशन को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई होप कि आप लोगों ने कोशिका के बारे में जितने भी अलग अलग कोशिकांक बताए थे वो सभी याद कर लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे आज अपने क्वेश्चंस की कि देखिए विगत वर्षों में क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं उनका भी अंदाज़ा आपको हो जाए। साथ में आज आपको प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी और इसी के साथ कुछ एक छोटा सा टॉपिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है सभी को? पहले ये बता दीजिए। हाँ भाई, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो तो भाई रिवीजन कर लिया। एक बात बताओ, कोई समस्या लगी क्या सेल के अंदर? मैम सेल समझ में आ गया पूरा? बफरिंग नहीं है, सब कुछ ठीक है। चलिए, तो अगर सेल समझ में आ गया है तो एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर हम समझेंगे कि देखिए सेल जो होता है ना वो कुछ दो प्रकार का देखा जाता है। ठीक है, सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कोशिका दो प्रकार की होती है। जिसमें पहली एक कैटेगरी बनती है प्रोकैरियोटिक और दूसरा पार्ट आता है यूकैरियोटिक का। पूरा सेल समझने के बाद इस वर्ड को समझना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, अभी क्लास के बाद पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूँ, आप खुद ही सोचो मैम, इसमें भी कुछ शब्दों के अध्ययन के ऊपर बात चल रही है, जैसे कि प्रो। ठीक है दीपक जी, देखिए प्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता है प्राथमिक। प्रो मतलब एडवांस नहीं, प्रो मतलब पहले, जो सबसे पहले आया हो। ठीक है, जो सबसे पहले यहाँ पर आया हो। आवाज आ रही है साफ सभी को? चलो, प्रो मतलब पहले आया हो। मैं अभी सवाल भी कराऊंगी, पहले इस छोटे से डिफरेंस को यहाँ पर समझ लीजिए ताकि ये चैप्टर आपका पूर्णतः खत्म हो जाए। ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका है, छोटा सा इसका एक सेक्शन है, इसको समझ लो कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। आपने देखा कि प्लांट और एनिमल का सेल है वो आप यूकैरियोटिक की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि मैम होता क्या है। ठीक है, तो प्रो मतलब प्राथमिक, जो पहले आया, या मैं कह सकती हूँ प्रिमिटिव है। ठीक है, इंग्लिश में इसको प्रिमिटिव कहा जाता है। और यहीं पर अगर बात करी जाए कैरियो, देखो कैरियो शब्द किसके लिए आता है? नाभिक के लिए आता है, यानी केंद्रक के लिए आता है। केंद्रक, नाभिक, जिसको आप न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसका न्यूक्लियस पहले आया हो। इसके अलावा इसमें कोई अन्य कोशिकांग खास तौर पर दिखाई नहीं देते हैं। मतलब सिंपल सी बात अगर मैं करूं तो इसकी श्रेणी में बड़े साधारण से प्राथमिक जो शुरुआत में कुछ जीव आए थे ना, वो इसमें आपको उपस्थित दिखाई देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। याद करो सबसे पहले हमने किसकी खोज करी थी? बैक्टीरिया की करी थी। सबसे पहला लिविंग सेल क्या था? बैक्टीरिया था। तो याद रखना कि बैक्टीरिया का जो सेल है वो एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस आपको नजर आता है, यानी नाभिक कैसा है? पूर्णतः अभी डेवलप नहीं हुआ है, बहुत ही स्टार्टिंग फेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक की, तो यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू यानी कि सच्चा। इसमें नाभिक पूर्णतः बना हुआ होगा। ठीक है, कैरियोटिक में आप लिख सकते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, समझ गए कहानी कि इसमें मैम ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो जो छोटा सा एक डिफरेंस पूछ रहे थे कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आप आई होप कि यहाँ समझ गए होंगे। जिसके पास नाभिक बना हुआ हो पूरा और जिसके पास अधूरा हो। यहाँ आते हैं पादप व जंतु। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखो ज़रा। यहाँ देखो, ये क्या है मैम? ये एक बैक्टीरिया का सेल है। पहली स्लाइड है, सुन लो समझ लो, इतना इम्पेशेंट मत हो जाया करो कि मैम अब तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। अरे सब हो जाएगा, अभी सवाल भी कराऊंगी, 2 मिनट का सेक्शन है, पढ़ लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, फिर कहोगे मैम पढ़ाया नहीं, बताया नहीं, कहानी समझ में नहीं आई। पहली स्लाइड है, अभी पहली स्लाइड है। चलिए, इसे कहते हैं बैक्टीरिया, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब जैसे हम अपने किसी प्लांट या एनिमल सेल में देखते हैं कि मैम ये पूरा सेल है, इसमें न्यूक्लियस बना हुआ है, ऐसा न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारा भाग बिखरा हुआ है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं कि भैया ये पूरा आपका न्यूक्लियस जो है
वो बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, यानी प्रॉपर वो डबल मेम्ब्रेन वाली लेयर, उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई नहीं देगा, यहाँ सब बिखरा हुआ सा नज़र आता है। प्लस इसके पास सारे के सारे लाइसोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड ऐसे कोशिका के अंग भी उपस्थित नहीं होते हैं। ये बहुत ही साधारण सा सेल है, तो इसे हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। बाहर की तरफ देख रहे हो क्या है मैम, एक लेयर लगी है जिसको सेल की मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसके बाहर लगा हुआ है सेल वॉल, यानी मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है। प्लस मूवमेंट के लिए एक छोटा सा क्या होता है इसके पास, ये देखो, इसे कहते हैं फ्लैजला। एक फ्लैजला होता है जिसकी मदद से बैक्टीरिया मूव करते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर प्रॉपरली आपके, और इसमें से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, देख रहे हो कुछ बाल से निकल रहे हैं, इनको हम फिम्ब्री के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो इस प्रकार का एक सेल अगर नज़र आए, डायग्राम दे दे, तो आप बता सकते हैं कि मैडम यही है एक जीवाणु। क्या है ये, एक बैक्टीरिया या फिर एक प्रोकैरियोटिक सेल। समझ में जिस जिसको आ गया एक थम्स अप का साइन भेजो फटाफट से, क्योंकि आधों का ध्यान तो कमेंट सेक्शन में होता है। बताओ जल्दी से। अंशु पांडे किस बैच में? ठीक है, क्लियर है। तो ये है एक बैक्टीरिया, इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाला पार्ट लिख लेना, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, कोई झिल्ली बाध्य केंद्रक नहीं होता, झिल्ली तो है ही ना मैम, बिखरा हुआ था, ठीक है। इसके पास डीएनए कैसा है, गोल जैसा है, यहाँ ऐसा देखो गोल गोल सा डीएनए होता है, और ये डीएनए के साथ एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है, वो यहाँ पे नहीं होता। प्लस कुछ ही आंतरिक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके पास सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल पाई जाती है, प्लस इसमें राइबोसोम्स भी उपस्थित होते हैं। कैसे टाइप के बताए थे कल, 70S टाइप के। तो ये कुछ विशेषताएं नोट कर लीजिए, इन्हीं को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक फीचर्स। ये आपके प्रोकैरियोटिक जीवों की विशेषताएं हैं। रेलवे साइंस का प्राइस 252 से कम में मिलेगा क्या? 252 से कम ही तो था, अभी 216 चल रहा था। आप उसमें बाय नाउ क्लिक करोगे तो ऑलरेडी ऑफर लग जाएगा उस किताब पे, है ना। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो उसमें ऑफर लग के प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। तो ऑफर अभी काफ़ी टाइम से उस पर चल रहा था, 206 की भी मिल रही थी, 216 की भी मिल रही थी। ठीक है भाई, पीडीएफ आपको सारी मिल जाएंगी, अभी सेशन के बाद अपलोड हो जाएगी। यहाँ तक नोट कर लिया क्या, जल्दी से बताओ। अच्छा अंशु पांडे जी, ये लगभग इसके बाद टिश्यू और होना है, ठीक है। क्लियर भाई, लिख लिया सभी ने? बताओ फटाफट से। लिख लिया सभी ने, जल्दी से बताओ। तो ये है प्रोकैरियोटिक। इसके बाद जो प्लांट एनिमल आपने पूरे इस चैप्टर में पढ़े उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक में तो आप जानते ही हैं कि मैम प्रॉपरली न्यूक्लियस के ऊपर झिल्ली थी, डबल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, सारे के सारे कोशिका के अंग थे, सेल ऑर्गेनल्स थे। फिर आप कहेंगे डीएनए कैसा था, ऐसा था मैम, लीनियर था। इसमें एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन भी पाया गया था, ये हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, और साथ में कुछ एकल कोशिकीय थे और कुछ बहुकोशिकीय जीव भी उपस्थित थे, ठीक है। लिख लीजिए इसको। हाँ कुछ रह जाएगा तो बाद में आप पीछे करके देख भी सकते हैं, और साथ में आपको अपना पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है मैम रह गया, नहीं लिखे क्या पीछे वाला, लिखो।
लिख लिया भाई सभी ने? चलो, एक तो तुम्हें ना रुकना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं रुकते हो। अरे भाई PYQ करेंगे, तुम्हें बताया तो था। पहले इसको तो लिख लो ज़रा। सेल की लास्ट क्लास है आज। नोट करिए इसको फटाफट से, फिर लगाते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए, बिल्कुल है कमल शर्मा जी, रेलवे की जो सामान्य विज्ञान की किताब है वो है मार्केट में, और अगर आप में से कोई भी रेलवे की तैयारी कर रहा है तो आपकी रेलवे सामान्य विज्ञान को उसी प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच का अंतर, जो कि आप लोगों ने समझ लिया है। अब देखिए, आते हैं आप लोगों के कुछ सवालों के ऊपर कि क्या क्या प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछ सकता है। देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो अभी विगत वर्षों में हुए हैं उसके आधार पर है। ज़रा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं आप उत्तर क्या लगाते हैं यहाँ पर। रिवीजन करके आए हो? पिछला सारा पढ़ लिए हो कि नहीं? पहले मुझे बस इतना बता दो, पढ़ लिए हो कि नहीं पढ़ लिए हो? आ जाओ भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, मिलान करिए। CHSL 2022 का सवाल है। पावर हाउस ऑफ अ सेल, किचन ऑफ अ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल, ये किस किस को कहा जाता है? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, ज़रा मिलान करिए और बताइए क्या आंसर होगा। जी हाँ शुभम जी, लगाओ भाई सभी फटाफट से आंसर। किसको क्या किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया। अब देखो, आंसर दे रहे हैं कुछ A, कुछ B, कुछ D, सबने अपना अपना आंसर जो है वो यहाँ पर दे दिया है। आप ज़रा अपने आप सोचिए कि मैम सारी चीज़ें लिखवाई हुई हैं। पावर हाउस किसे कहते हैं? तो आपको पता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि किसकी तरह काम करता है? पावर हाउस की तरह काम करता है। किचन, जहाँ खाना बन रहा था, कल ही डिस्कशन किया था कि किसको किचन के नाम से जानते हैं, तो आपका प्लास्टिड होता है जो किचन के नाम से जाना जाता है। सुसाइडल बैग, जो आत्महत्या कर लेता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से, वो लाइजोसोम है। और अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो न्यूक्लियस बन जाएगा, यानी BA, D और C। BA, D और C कहाँ बैठ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर D के अंदर, यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सभी का ठीक है? चलो, तो इस प्रकार के सवाल जो हैं वो आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इन सेल्स प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन CGL। प्रीलिम्स में 2023 18 जुलाई का पेपर का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। प्रोटीन को किसमें संश्लेषित किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियस या राइबोसोम? कर दो आंसर जल्दी से। सिंपल है। कहाँ बनता है? यहाँ बनता है। क्या इसके अलावा और कहीं पर प्रोटीन बन रहा था? क्यों भाई, क्या राइबोसोम के अलावा और कहीं प्रोटीन का संश्लेषण था? याद करो, बताया था कि मैम एक हिस्सा और है जहाँ पर प्रोटीन बनता है। राइबोसोम्स में तो बनते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री है ही है। इसके अलावा कहाँ बनते हैं ये मुझे कमेंट कर दो जल्दी से। इसके अलावा कहाँ पर बनते हैं? कौन बताने वाला है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें खुरदुरी जालिका, जिस पर राइबोसोम्स लगे थे, और अल्टीमेटली वो भी क्या बना रहे थे? प्रोटीन्स को ही बना रहे थे। तो अंतः पृथ्वी जालिका का भाग जो है वो आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है कहानी? तो भैया ये तो ठीक है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग बताए थे, एक रफ और एक स्मूथ। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, खुरदुरी अंतः पृथ्वी जालिका, इसका भी आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है? राइबोसोम्स है, और अल्टीमेटली ये भी प्रोटीन्स का ही निर्माण कर रहा होता है। क्लियर? दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। आ जाओ अगले सवाल पर।
ये देखो कुछ इस प्रकार का ये आपका सेल है, मान लीजिए सेल है, इसमें मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये जाल लगा हुआ है, ठीक है, ये सब अंग हैं इसके, ये गोल्गी बॉडी बैठी हुई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है, ये लाइसोसोम बैठे हैं, ऐसे अलग अलग आपके कोशिका के अंग ही हैं जो यहाँ पर लगे हुए व्यवस्थित दिखाई देते हैं, एक तरल भाग में तैर रहे होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि पूरा सेल है, इसमें लिक्विड है और लिक्विड के अंदर ये सारा का सारा घूम रहा होता है, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई अगला, कह रहा है विच सेल ऑर्गेनेल इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी या लाइसोसोम, बताओ। खुरदुरी अंतः पृथ्वी जालिका थी वो। बहुत बढ़िया, कहाँ पर है, राइबोसोम के अंदर। इसी में हमने देखा था कि कुछ इस टाइप से हमारी पूरी की पूरी चेन जो है वो लगी होती है, ये मैसेंजर आरएनए की चेन है और ये राइबोसोम्स की 2 बॉडी है, ऊपर अमीनो एसिड की चेन बनती चली जा रही है, प्रोटीन बनता हुआ चला जा रहा है। तो ये भी आपका प्रश्न जो है वो पूछा गया था। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगी कि देखो एक नया क्वेश्चन आया था कि अगर बहुत सारे राइबोसोम्स को जोड़ दूं तो क्या बनेगा, अगर बहुत सारे राइबोसोम्स एमआरएनए पे जुड़ जाएं तो आप उसे किस नाम से जानोगे, कि ये मैम मैसेंजर आरएनए था, ठीक है था, इसके ऊपर एक राइबोसोम ये लगा दिया, एक राइबोसोम ये लगा दिया, एक और आगे लगा दिया, तब इस चेन को हम किस नाम से जानेंगे, क्या लगता है, पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी, पॉलीजोम, पॉलीमर या मोनोमर। कई बच्चे इसको पॉलीपेप्टाइड लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन की चेन को कहा जाता है, ये पॉलीजोम कही जाएगी क्योंकि बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़े हैं और जब राइबोसोम जुड़ते हैं तो बन जाता है पॉलीजोम। पॉली वर्ड आता है बहुलक के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई देखी जाती हैं, ठीक है। चलो तो भाई PYQs यही होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बदलते नहीं है, हर बार नए नहीं आते, जो एक बार पूछ लिया गया है वही सवाल आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं बन सकता क्योंकि मॉक नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है, ये PYQ है, ध्यान रखना कि ये पुराना है, पुराना ही होगा, ऑब्वियस है, जब PYQ है तो पुराना ही तो कहोगे उसको, नया तो बन नहीं सकता। चलिए बताइए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, अपनी खुद की कॉपी कौन बना सकता है, कौन सा अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है, जिसके पास अपना खुद का डीएनए होगा वो बना लेगा। अब बताओ किसके पास डीएनए होगा, किसके पास डीएनए पाया जाएगा, जल्दी से बताओ, कौन अपनी प्रतियां बना सकता है। इंग्लिश मीडियम में जब आएगी उमाशंकर जी तो बहुत जल्द आपको बता देंगे, अभी तो नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन अपनी कॉपी बना सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही अपना डीएनए होता है, बताया था ओन डीएनए है, तो यही अपनी कॉपीज बना के तैयार कर सकता है, ओनली ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स भी लिखते चलना कि माइटोकॉन्ड्रिया कैन मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, ये कुछ आपके PYQs जो है ये आपको मिल जाएंगे। चलो भाई अगला बताओ, किसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। कुछ क्वेश्चंस क्लास में भी मैं आपको कराऊंगी और कुछ आपको प्रैक्टिस शीट पे भी PYQs और एक्सपेक्टेड सब मिलेंगे, तो आप उनको भी कवर करिएगा। किसे कहते हैं डाकघर, बताया था जो इधर से सामान लेता है, पैकेट बनाता है और आगे भेज देता है, किसे नाम दोगे डाकघर का, पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, चिट्ठी आई और चिट्ठी चली गई, इधर से खत आया उधर से चला गया, तो मैम ऐसा काम गोल्गी बॉडी में होता है। गोल्गी बॉडी में जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है वो आता है, पकड़ता है और आगे भेज देता है, ठीक है। तो इस प्रकार की कहानी जो है वो यहाँ पर चलती है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में आपको देखो एक बात और यहाँ पर बता दूँ, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, गोल्गी बॉडी जब हमने पढ़ा भी था तो हमने कहा था इसमें कुछ ऐसी चपटी चपटी सी डिस्क पाई जाती हैं, इन डिस्क के अंदर आपकी जो लेयर्स होती हैं ये कुछ शेप जैसी मानी जाती हैं, कि देखिए जैसे मैं ऊपर वाली शेप बोलूँ तो ये कॉनकेव शेप दिखाई देगी, कैसी, कॉनकेव शेप दिखाई देगी, और पीछे की तरफ बात करो, इस फेस को हम ट्रांस फेस का नाम भी देते हैं, ठीक है, ट्रांस फेस कह लो, इसको सिस फेस कह लो, ये नई बनती जा रही है, पीछे होती चली जा रही है, तो ये जो पीछे होती जा रही है उसको ट्रांस कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके वेसिकल्स बन रहे हैं और ऊपर वाली जो आपकी आ रही है उसको हम सिस फेस के नाम से भी यहाँ पर जान सकते हैं। इसके 2 फंडे और ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर ये बोल दे कि जो मैच्योर हो चुकी है, जो प्रॉपर पुरानी हो गई, मैच्योर हो गई, उस
फेज़ को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांस फेज़ का नाम देते हैं। और जो फेज़ आपका नया बन रहा है उसको सिस फेज़ का। सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे तो कभी भी इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि मेरे भाई सिस और ट्रांस फेज़ को कैसे पहचानोगे। ये मत देखना कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये देखना कि कौन सा, जिसे हम कहते हैं ना फॉर्मिंग फेज़, कौन सा है जो नया बन रहा है। ठीक है, नया बन रहा है। कई बार स्ट्रक्चर ऐसा उल्टा कर देता है कि उसमें नीचे की तरफ नया बनता है। और ट्रांस में आप कह सकते हैं कि ये मच्योरिंग फेज़ है। ठीक है, ये मच्योर आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि देखो ये वाला ट्रांस है, यहाँ से वेसिकल्स बनते हुए निकल रहे हैं, तो इसको हम ट्रांस का नाम देते हैं और नीचे वाले को सिस का नाम देते हैं। तो सिस और ट्रांस को इतना ध्यान रखना कि सिस वाला फेज़ जो होता है वो नया होता है, ट्रांस वाला पीछे चला जाता है। ठीक है, रेलवे, ग्रुप डी, साइंस, हाँ सब कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो। उसके PYQs की शीट मैं आपको दूंगी अभी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो रिसीविंग फेस होता है वो आपका सिस फेस होता है, जो रिसीव कर रहा है कि कहाँ से वेसिकल्स आपके आएंगे। और इसी के साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने बिल्कुल फेस करता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि ये मेरे पास सेल है, कुछ बातों का ध्यान दे लो पहले। यहाँ पे ये मेरे पास न्यूक्लियस है और ये रखा मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी तरफ जिसका मुख होगा ना, ये देखो, अब ये वाला हिस्सा जो इसकी तरफ मुख करके बैठा है, इस फेस को मैं कहूँगी सिस, और जो ऑपोजिट में है वो क्या कहलाएगा, ट्रांस फेस कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम सिस और ट्रांस के नाम से भी जानते हैं, पूछ लेता है। और ये जो शेप है ये मुझे कैसी दिखती है, कॉनकेव शेप दिखाई देती है। कैसी, कॉनकेव शेप दिखाई देती है। अब इसी आधार पे मुझे एक सवाल बताओ, यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स से अलग अलग शेप्स मिल जाती है। मच्योरिंग फेज की शेप क्या होगी, गोल्गी उपकरण में परिपक्व चेहरा किस तरह का दिखाई देता है, तो वहाँ आप बताएंगे भैया ये कॉनकेव शेप जो है वो हमें नज़र आ रही है। कैसी, कॉनकेव शेप, अवतल जैसी शेप जो है वो नज़र। मच्योरिंग का मतलब क्या है, ट्रांस, और इसको आप बता सकते हो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अरे समझे कि नहीं समझे, जल्दी से बताओ। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बिल्कुल PYQs को ना वन लाइनर बना के लिख लेना ताकि आगे के लिए चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रहे, कहीं गलत ना हो। बताइए, किस कोशिका सिद्धांत ने साबित किया कि लिपिड की अर्ध तरल प्रकृति समग्र बाइलेयर के भीतर प्रोटीन के पार्श्व आंदोलन को सक्षम बनाती है। सेल की थ्योरी, तरल मोज़ाइक प्रतिरूप, या फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, गोल्गी बॉडी, या वैक्यूल की थ्योरी। किसने बताया था कि क्वासी फ्लूइड नेचर होती है लिपिड्स की, जिसकी वजह से प्रोटीन्स बाइलेयर में घूमते रहते हैं। बात बस इतनी है कि मैम क्वेश्चन की ना लैंग्वेज को घुमा देता है। ये थ्योरी मैंने तुम्हें बताई थी किसके बारे में, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की थ्योरी बताई थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थ्योरी बताई थी। मैम वहाँ ना किताबों में सरल शब्दों में लिखता है कि अच्छा भैया 2 लेयर होती है, ऊपर नीचे एक प्रोटीन फंसा हुआ होता है, ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है। अब जब एग्जामिनर पूछता है तो उसको तोड़ मरोड़ के पूछेगा, कहना वही चाहेगा कि क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड्स की, जिसकी लेटरल मूवमेंट को वो अलाउ कर रहा है बाई लेयर में। तो ये बाई लेयर किसके साथ थी, प्रोटीन और लिपिड को मूव करा रही थी, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये मॉडल किसके बारे में बता रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। किसने दिया था, हाँ भाई किसने दिया था, मुझे आंसर कर दो एक बार, और कब दिया था, 1972 में दिया था। लेकिन किसने दिया था, ये 2 वैज्ञानिक थे, उनका नाम बता दो, पता तो चले कितना रिवाइज किए हो तुम। अविनाश मौर्य जी बताइए, सिंगर एंड निकोलसन। क्वीन खुशी, क्वीन खुशी ने उत्तर दिया है सबसे पहले, सिंगर एंड निकोलसन। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, सिंगर और निकोलसन ने बताया था, सिंगर गाना गाते गाते निकल लिए थे। तो ये ऐसे आपको चीज़ों को ध्यान रख करके चलना है। अगला बताओ, हाँ जी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सेल मेम्ब्रेन के बारे में सही है, करेक्ट है। मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, या फिर जो पानी है वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाता है। क्या उत्तर लगाओगे, क्या पढ़ाया था आपको, बताओ। NTPC का पेपर अब भी नहीं होगा, लगभग अप्रैल के महीने में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो ये सेकंड लाइन तो मैम बताई नहीं कि पानी जो है इट में ऑल्सो मूव दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर टू हायर, बताया था क्या कहीं,
नहीं, सिर्फ तुम्हें एक लाइन बताई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, हर किसी की एंट्री नहीं होने देती। मैम कोई अंदर आता है तो हर कोई नहीं आ पाता, मतलब सिलेक्ट करके ही एंटर और एग्जिट होने देती है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या मैं कह सकती हूँ केवल पहला वाला सही है? हाँ भाई, क्या मैं कह सकती हूँ कि केवल इसमें पहला वाला स्टेटमेंट सही है? यहाँ पर कुछ इस प्रकार की ये झिल्ली बताई थी जिसमें से कुछ ही मेम्ब्रेन्स कुछ ही मॉलिक्यूल्स अंदर आ पाते हैं, तो ओनली फर्स्ट वन इज करेक्ट। दूसरा वाला गलत है कि पानी लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, ऐसा नहीं होता है, पानी का मूवमेंट आसानी से हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा ये भी सोचा करो कि तो पढ़ाया ही नहीं, तो बताया ही नहीं था मैम, बस लगा देना उत्तर है। करिए ज़रा आंसर अगले क्वेश्चन का। निम्न में से कौन कोशिका के केंद्रक के अंदर लेपित होता है? विच इज सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल? क्या क्या पाया जाता है बताओ भाई। एमटीएस का क्वेश्चन है ये, मॉर्निंग शिफ्ट का 2022। समझ आ रही है भाई कहानी सभी को? ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं साइटोप्लाज्म। अब देखिए यही गलती करते हो, साइटोप्लाज्म कहाँ से होगा मैम? साइटोप्लाज्म तो न्यूक्लियस के अंदर होता ही नहीं है, वो तो सेल के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, यहाँ भी साइटोप्लाज्म आ रहा है, ये भी गलत होगा, यहाँ प्रोटोप्लाज्म आ रहा है, ये भी गलत होगा। तो मैम तीन तो मैंने वैसे ही ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। क्यों? इस साइटोप्लाज्म के दम पे क्रोमोसोम्स भी हैं, जीन्स भी हैं, ये आंसर मेरा सही हो जाएगा। क्योंकि आपके न्यूक्लियस के अंदर या तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, बताया था कि अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर डीएनए भी होंगे, कुछ द्रव्य तैर रहा होगा, बाहर दो झिल्लियाँ होंगी, उस पर छिद्र होंगे, बीच में न्यूक्लियोइड होगा, तो ऐसी चीज़ें बताई थी मैम। आधे तो वैसे भी गलत हो जाएंगे। यहाँ साइटोप्लाज्म है, यहाँ साइटोप्लाज्म है, क्योंकि साइटोप्लाज्म कहाँ था? साइटोप्लाज्म था इसके बाहर, बाहर वाले लिक्विड को कह रहे थे साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये है कहानी आपकी, इसको आपको थोड़ा सा और ध्यान में रखना है। बताओ, पशु कोशिकाओं में कौन से झिल्ली से बंधे कोशिका अंग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने का काम करते हैं? वेस्ट को सेपरेट कौन करता है? वेस्ट को सेपरेट कौन करता है? कल ही बताया था, छोटे छोटे होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। पीडीएफ मिल जाएगा आज। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पशु कोशिकाओं में याद करो कि मैम इसमें ज़रा मैं एलिमिनेट भी करके देखूँ ना, वो कह रहा है वेस्ट को अलग करता है। भाई इसका काम था खाना बनाने का, ये नहीं कर सकता, प्लस ये प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ये एनर्जी दे रहा है तो ये भी वेस्ट को अलग नहीं करेगा। बचा क्या? गोल्गी apparatus, ये पैकेट बना के भेज रहा है, तो वेस्ट का कहाँ ताल्लुकात आया? मैम ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आखिरकार वैक्यूल के बारे में बताया था कि ये एनिमल्स में छोटे होते हैं और प्लांट्स में बड़े होते हैं, एक ही संख्या में देखा जाता है प्लांट्स में, एनिमल्स में छोटे छोटे होते हैं, और यही क्या करते हैं? आपके वेस्ट को सेपरेट करने का काम भी करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, सैप को इकट्ठा करते हैं। बताया था कि नहीं? तो प्लास्टिड नहीं होगा, प्लास्टिड आ रहा है तो एनिमल सेल्स में तो प्लास्टिड मैम वैसे भी नहीं होता, पाया ही नहीं जाता, इसीलिए रिवीजन बहुत बहुत आवश्यक बन जाता है। समझ गए कहानी की नहीं? चलो, तो भाई इस प्रकार के सवाल जो हैं वो आप लोगों के बन जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका ये भी था कि अगर मैं बात करूं जीवाणु की, बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के ऊपर की तरफ कौन सी लेयर लगी होती है? जैसे हम तो अपने ऊपर सेल वॉल कहते हैं, लेकिन जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में क्या पाया जाता है? कौन सी बाहरी परत होती है? तो यहाँ पर आपने देखा कि मैम इसके बाहर की तरफ कुछ ऐसा, ये एक फ्लैजेला निकल गया, एक सेल मेम्ब्रेन है, एक सेल वॉल है, लेकिन इसकी बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स से बनी हुई होती है। हालांकि है ये सेल वॉल ही आपकी, लेकिन ये किससे बनी हुई है? ग्लाइकोकैलिक्स से। अंदर की तरफ सेल की मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल जो है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। इज दिस क्लियर? क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी के मन में? जल्दी से बताओ। ये सब मैंने आपको पहले
जब यूट्यूब पे सीरीज़ चल रही थी एक बार, तब भी यूट्यूब पे स्टूडेंट्स को भी कराया था। और PYQs है मैम, PYQs अलग नहीं होते, ध्यान रखना, है ना। हमारी रैंकर्स PYQ सीरीज़ जो कराई गई थी उसमें सारे चैप्टर वाइज PYQ आपको कराए गए हैं। बट फिलहाल हम आपको यहाँ भी करा रहे हैं और साथ में इसकी शीट, प्रैक्टिस शीट भी आपको मिल जाएगी। तो बेटा देखो, ये जो चैप्टर है ये होता है ख़त्म, यानी सेल जो है वो आपका होता है ख़त्म। यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। हाँ भाई, कमल शर्मा कह रहे हैं मैम आज हमारे घर पे मोनालिसा आई है। चलिए, ये भी खुशी की बात है ना, मन लगना चाहिए इंसान का बढ़िया से। तो मोनालिसा आई हैं तो भैया तुम वहाँ एंटरटेनमेंट कर रहे हो, ये नहीं है कि पढ़ाई कर लो, मोनालिसा आई है, इधर पढ़ लो ज़रा, इधर ध्यान दे लो। कुछ नहीं रखा मैम ये सब टेम्पररी बातों में। जीवन सफल करना है ना, तो हमेशा परमानेंट सफलता को चुनना, कि मैं ऐसी अपनी तैयारी करूं कि एक बार में मेरा सिलेक्शन हो जाए और आखिरकार अपनी एक सरकारी नौकरी लेकर के अपना जो जीवन में कठिनाइयां हैं ना उनको दूर कर पाऊँ। ये टेम्पररी खुशियों से कुछ नहीं होता मैम। अब बताओ, किसी के मन में कोई डाउट है तो आज आप पूछ सकते हैं, अभी समय है, आपके जो भी डाउट्स हैं उनको ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपका कल नया टॉपिक टिश्यू का शुरू करेंगे। पूछ रहे हैं कि हिस्टोन क्या है। देखिए, हिस्टोन ना एक प्रोटीन है, मैं DNA चैप्टर में इसको ऑलरेडी अभी आपको करवाऊंगी। हिस्टोन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हम जब DNA की बात करते हैं तो ये मेरे पास एक धागा है DNA का, ये जाकर के ना इसको रास्ते में एक ऐसा गोल सा प्रोटीन मिलता है, इसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और ये जाकर इससे बंध जाता है। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा गोल सा प्रोटीन है जिस पे जाके धागा लिपट जाता है, तो पूरे इस प्रकार की कॉइलिंग को ही आगे जाकर गुणसूत्र कहा जाता है। ये आपका हिस्टोन प्रोटीन से बंधकर DNA तैयार रहता है हमेशा। ठीक है, नोट्स अपलोड मैं करवा दूंगी, आपके रिवीजन करना है, नोट्स अभी आपको क्लास के बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, और बताओ भाई, सिस और ट्रांस का एक बार ये पूरा फैक्टर अभी PDF मिलेगी, तो आप नोट्स में अपने चाहो तो इसको लिख भी लेना। ठीक है, कई बार हालांकि देखो पूछता नहीं है, बट फिर भी कभी अगर पूछ ले तो आपको ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए, है ना। ये दो प्रकार की, एक रिसीविंग फेस है, एक आपका ट्रांस फेस कहलाता है। सिस और ट्रांस दोनों के अंदर आप इस पार्ट को बता सकते हो, एक कॉनकेव है तो एक कॉन्वेक्स शेप आपको नजर आएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये सिस फॉर्मिंग कहलाती है और ट्रांस मैच्योरिंग कहलाती है, इसको नोट जरूर कर लेना। हाथी पांव रोग अलग होता है। हाथी पांव व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी नाम के फिलेरियल वॉर्म से होता है, तो ये फिलेरिएसिस होता है, कीड़ा होता है फिलेरियल वॉर्म, जिसके द्वारा पैर में इतनी सूजन आ जाती है कि पैर आपका हाथी जैसा हो जाता है, तो उसको एलिफेंटिएसिस, एलिफेंट जैसा पैर, हाथी पांव, इस नाम से भी जाना जाता है। मॉक टेस्ट जहाँ से चाहो वहाँ से लगा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, आप अपना जहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ से करिए। प्रैक्टिस शीट मैं आपकी अपलोड करा दूंगी, उसको कर लेना, PYQ वाली शीट कर लेना बस। उसके बाद जैसे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं आप लगा सकते हो। रेलवे वाले सामान्य विज्ञान की जो किताब है उसके माध्यम से भी लगा सकते हैं, और सवाल अगर प्रैक्टिस ही करने हैं, बाकी आपकी जो भी जैसे आपको लगता है। बेटा सैप जो प्लान्स होते हैं ना उनसे बनने वाला एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसे हम सैप कहते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ एंट्री, अब एक बात बताओ, घर के बाहर चौकीदार है, तुम अपनी लैंग्वेज में समझो, तो मैम वो हर किसी को एंटर तो नहीं करने देगा कि चोर आ रहा है तो उसको भी अंदर अलाउ कर दे, नहीं ना। कोई रिश्तेदार आएगा, कोई दोस्त आएगा, तभी तो उसको जाने देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसे ही काम करती है, हर किसी को सेल में घुसने नहीं देती है, एंटर करने नहीं देती है भाई, जो सिलेक्टिवली आपका काम का है उसको अलाउ करेगी, तो इसीलिए उसको सेमी परमिएबल, परमिएबल वर्ड आता है कि जो हर किसी को एंटर करने दे, लेकिन सेमी मतलब आधा, अर्ध पारगम्य, एंट्री कराएगी लिमिटेड चीज़ों की। ठीक है, जीके की क्लास भी होगी भाई, टेंशन मत लो, बिल्कुल हो जाएगा, NTPC का भी कवर हो जाएगा। चलिए, ओके, टोनोप्लास्ट लेयर होती है, वैक्यूल की बाहरी परत को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ऐप पर आपका होता है ना पूरा रैंकर्स टेस्ट की जो आपकी एप्लीकेशन है, उसमें आप अपना टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। हाँ, वीकली टेस्ट होते हैं आपके, अभी जब टेस्ट होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा रैंकर्स टेस्ट पे। ठीक है जी, और कोई डाउट तो किसी के मन में नहीं है? मिर्गी फिट्स वो अलग होते हैं, उसको अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो हाँ, चैप्टर वाइज पूरे PYQs मिल जाएंगे। ठीक है, ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी की करेंसी है, जो एनर्जी एक तरह से आप जिस रूप में देखते हैं उसे ATP कहा जाता है सेल्स के अंदर।
चलो तो आज के सेशन को भाई यहीं तक रखेंगे, चैप्टर कल शुरू करेंगे नया टिश्यू का। आई होप यहाँ तक आपके अब भी कोई डाउट्स जो हैं वो नहीं बचे होंगे। कोर्स की टेंशन मत लो यार, कोर्स ख़त्म हो जाएगा तुम्हें मैं खुद बता दूंगी। उससे पहले जो चल रहा है उसको बढ़िया से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। 2 काम पे ध्यान दे लो, नोट्स अपने रेगुलर होने चाहिए और रिविजन रेगुलर होना चाहिए। ये ना हो कि मैडम ने आज पूछा है सोमवार वाले दिन और तुम पिछला शनिवार का ही भूल चुके हो कि क्या पढ़ाया था। बस ये काम मत करना। डाउट सेशन जब जब होगा इसी प्रकार से आपसे बातचीत करके प्रॉपर्ली डाउट्स रख लेंगे आपके, कोई समस्या नहीं है। पैनिक मत किया करो, तुम सारी टेंशन मैडम पे छोड़ दो, तुम बस 2 काम पे ध्यान दो, रिवीजन और नोट्स। अगर ये तुमने कर लिया और प्रैक्टिस शीट मिलेगी सवाल लगा लेना, ये अगर कर लिया तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सुबह के 9 बजे नए टॉपिक के साथ। रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।